देखिए नया चैप्टर लिखिए थर्मोकेमिस्ट्री, ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है लेकिन इसको अलग करके आपको पढ़ाया जा रहा है। एंथैल्पी थर्मोकेमिस्ट्री लिखिए। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड या रिक्वायर्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इस वाले पार्ट में आप यही हीट प्रोड्यूस या रिलीज पढ़ेंगे, आप क्या रिक्वायर्ड पढ़ेंगे बाय केमिकल रिएक्शंस। इसलिए देखिएगा एक्सोथर्मिक में, चलिए इसको बाद में लिखेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है सबको समझ में है? हेलो एवरीवन। यस। लिख लिया था आप लोगों ने? जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए जो मेन टॉपिक है जो स्टार्ट हुआ आपका, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी क्या होता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक। सर नया चैप्टर शुरू हो रहा है। या थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है लेकिन इसको हम अलग करके पढ़ा रहे हैं। इसमें पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, बस इंथैल्पी आपको आना चाहिए, ठीक है? तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा आर एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक? तो इंथैल्पी का मतलब यही है कि जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो आपको हीट रिलीज हो सकती है निगेटिव, इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। अगर एब्जॉर्ब होगी, रिक्वायर्ड होगी तो एंडोथर्मिक। या पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का मतलब ही यही हुआ कि हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड at constant temperature and pressure. When all reactant are converted into product, तो इसी को हम ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। लिख लिया? Sir, done. Yes sir, done. डन, वेरी गुड। अब आइए टॉपिक डालिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसमें सबसे मेन टॉपिक है आपका टेम्परेचर। अभी आपने पढ़ा कि देखिए जितनी भी रिएक्शंस होती हैं आप वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं। मतलब रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 पर होती हैं जनरली। अगर उसी सेम रिएक्शंस का टेम्परेचर चेंज कर दिया, 25 पे कराया आपने, टेम्परेचर चेंज करके कराया, तो ऑब्वियसली इंथैल्पी चेंज होगी। ये नहीं कहना इंक्रीज होगी डिग्री, नहीं, मतलब इंथैल्पी चेंज होगी। उसको कैसे हम तो और से सुनेंगे, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। उसका फॉर्मूला यही आता है H2 माइनस डेल्टा H1 डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन।
T2 माइनस T1। Cp क्यों लिया, Cv क्यों नहीं लिया, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, मोस्टली रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी चेंज आती है। इसको कहते हैं, इस इक्वेशंस को कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशंस, जिस पर एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है। डेल्टा H2 क्या है, ये T2 पर आएगा, डेल्टा H1 क्या है, T1 पर आएगा। डेल्टा Cp रिएक्शंस क्या है, जो न्यूमेरिकल में आपको निकालना है, तो सम Cp ऑफ प्रोडक्ट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, ये Cp आपको निकालना है। आपको न्यूमेरिकल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का Cp दिया जाएगा। अगेन आई रिपीट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का पहला फैक्टर है टेम्परेचर। मोस्टली रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एक रिएक्शन आपने 25 पर कराया, वही सेम रिएक्शन 100 पर कराया, तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखिए। Sir, written. हाँ बोलिए। एवरीवन रिटन। Yes, sir. दूसरा फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसमें ये नहीं लिखना आप बढ़ेगा कि नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक रिएक्शन है, H2 गैस है, O2 गैस है, आपको मालूम है H2O लिक्विड बनेगा। आपने 2H2O किया, 2H2 हुआ, डेल्टा H माइनस एक्स है, या आप इसको माइनस एक्स न मान के आप सिंपल डेल्टा H1 मान लीजिए, जो इंथैल्पी चेंज हुई डेल्टा H1। अगर यही सेम रिएक्टेंट है और मान लीजिए वाटर आपका गैसियस वेपर फॉर्म में बना, यहाँ जो इंथैल्पी H2, तो याद रखिए दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। मतलब ये कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल, एक ही रिएक्शन है, देखिए दोनों में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, कोई एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो उस रिएक्शन में जो हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, रिलीज हो या एब्सॉर्ब हो, वो चेंज कर जाएगी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का दूसरा फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ सांची, आपको आ रहा है सांची? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तीसरा फैक्टर है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
जैसे मिसाल के तौर पर सी सॉलिड है और ग्रेफाइट फॉर्म में अगर है, O2 गैस से रिएक्ट किया, यहां पर भी दोनों में एंथैल्पी का चेंज अलग अलग आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सॉलिड ग्रेफाइट, सॉलिड डायमंड, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो दोनों में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तीन बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो तीनों केसेस में एंथैल्पी चेंज होगी। हाँ बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अर्पित, आवाज आ रही है अर्पित? यस सर, आ रही है। आप हमेशा लेट से क्यों आते हैं, कोई खास बात? अर्पित, आप लगातार क्लास में आप लेट से आ रहे हैं, 15 मिनट्स, कभी 30 मिनट्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बताइए अर्पित। सर 15 मिनट लेट हो रहा था सर, जल्दी से। क्या हो रहा था? तो 7:30 पे सर मैं थोड़ा उधर खेलने आता हूँ सर। अच्छा अच्छा, ओके ठीक, ओके। सर कल से 7:15 आ जाऊँ। हाँ, आप अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं आप। यहाँ देखिए, आपको एक तो कहा होगा, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाए कि दोनों में इंथैल्पी अगर अलग है, एक्स वाई अलग है, तो आपसे रिलेशन पूछेगा, बताओ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स लेस देन वाई है, डी। आपको इस तरह पूछ देगा, कांट प्रिडिक्टेड। मैं खुद करूंगा, पहले सारे लोग क्वेश्चंस लिखें। Sir, written. रिटेन। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उससे पहले कि मैं इसका सॉल्यूशंस बताऊं, कंसेप्ट एक चीज और याद रखिएगा थर्मोकेमिस्ट्री में, कि मान लीजिए अगर आपके पास A + B C + D बनाया और डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है, उसी रिएक्शंस को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो अब डेल्टा H आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये छोटी बातें हैं लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अब Yes, आइए, sir. जब भी इस तरह का इंथैल्पी का कंपैरिजन पूछे कि इस दोनों में किसका एक्स वाई क्या रिलेशंस हैं, किसमें ज्यादा हीट रिलीज हुई होगी,
तो आप क्या करेंगे कि हम मान लें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन दोनों में क्या करें, किसी एक इक्वेशंस को रिवर्स कर ऐड करें। रिवर्स ऑफ सेकंड आपके ऊपर है, सेकंड प्लस रिवर्स ऑफ 1, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक को रिवर्स कर ऐड करें। तो अब ध्यान दीजिए आप, जब आप इसको रिवर्स कीजिएगा सेकंड को, तो CO2 रिएक्टेंट साइड आ जाएगा और ये प्रोडक्ट साइड आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो sir. एवरीवन, बताइए सारे लोग आए समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये 1 है और अब इसको इसमें ऐड कीजिए, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, O2 कैंसिल, तो आपको बचेगा क्या, C सॉलिड ग्रेफाइट कन्वर्टेड टू C सॉलिड डायमंड, हाँ या ना? बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसका जो डेल्टा H आएगा, तो देखो पहला का एंथैल्पी -X था, प्लस दूसरे की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आप जब इसके -Y है तो रिवर्स करने पर +Y, ओवरऑल एंथैल्पी ये होगी। तो याद रखिए, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मैंने लिखा था एक्सटेंसिव कैन बी एडिटिव, इसको ऐड किया जाए, दोनों ऐड हो, दोनों X + Y करते हैं, क्योंकि यहाँ पर X वैल्यू नहीं था, -X था, प्लस Y तो प्लस में आया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, अब लॉजिक लगाइए आप कि C ग्रेफाइट से C डायमंड का जाना एक्सो है या एंडो है, ये पहले बताइए। ग्रेफाइट से डायमंड जाना एक्सो है या एंडो है? तो हम इसका स्टाइल बताते हैं कैसे याद रखना है। बताइए, ग्रेफाइट और डायमंड में स्टेबल फॉर्म कौन है? आप कोई बोल ही नहीं रहे। ग्रेफाइट और डायमंड में स्टेबल फॉर्म कौन लग रहा है आपको? कैन यू हेयर मी एवरीवन? आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir, diamond. Yes, sir. डायमंड वेरी गुड। बिकॉज आयुषी, व्हाट इज द व्हाई आयुषी क्यों डायमंड स्टेबल है, बताइए। अब आयुषी चुप क्यों है? चलिए खैर, यहाँ Sir, we देखिए, studied it in our previous class, in 10th class. क्या हुआ? नहीं बोला, नहीं समझ में आया, क्या बोली? Sir, फिर से 10th बोल। class में पढ़ा था. अच्छा, 10th क्लास में पढ़ा था, अच्छा, गुड गुड। नहीं तो 10th क्लास में जो पढ़ा था, गौर से सुने, इधर सुनिए अच्छे से, 2 मिनट। केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है स्टेबल फॉर्म, और एक आता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। दो अलग अलग चीजें हैं। एक स्टेबल हम स्ट्रक्चर को देख के दे देते हैं, क्लोजली पैक्ड है, तो इसलिए उसको देख के दे देते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स डील कर रहे हैं, और अभी ये टॉपिक आएगा 5-10 मिनट के बाद। कोई भी पूछे कि कार्बन का थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म कौन है, तो आप बताएंगे ग्रेफाइट। इस थर्मोडायनेमिक स्टेबल का मतलब जो नेचर में ज्यादा अमाउंट में पाया जाए, डायमंड से ज्यादा ग्रेफाइट होता है। हाँ, कोई ऐसे पूछे स्टेबल कौन, डायमंड क्लोजली पैक्ड। लेकिन अगर पूछे, और ये तो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, ग्रुप 14 में, ग्रुप 14 जब पढ़ेंगे सेकंड बुक, विच फॉर्म ऑफ द कार्बन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, उसकी लिस्ट आज आपको बताई जाएगी, आपके सिलेबस में है। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक है स्टेबल और एक है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो आप कहेंगे ग्रेफाइट मोर थर्मल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो बताइए, स्टेबल फॉर्म से आप अनस्टेबल जा रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू थर्मो? अरे बोलो। Yes, sir. तो जब स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हैं, तो हीट दी गई होगी ना, एब्जॉर्ब हुई होगी ना, एंडो। कोई बोल ही नहीं रहा। जब कोई चीज स्टेबल बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। Yes, sir. जब स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ y माइनस, देखो y - x
ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन x, दिस इज द रिलेशनशिप। तो y ग्रेटर देन x मतलब c। और आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। देखो डायमंड लेस स्टेबल है, जल्दी जलेगा। जैसे एक पतला आदमी एक मोटा आदमी, अगर जलाया जाए, मोटा आदमी ज्यादा ईंधन खाएगा ना, पतला जल्दी जल के हीट ज्यादा रिलीज कर देगा। बोलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो जो थर्मो, इसमें ये हुआ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब थर्मोडायनेमिक के लिहाज से तो ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड से। हम स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. किसी को डाउट? ये सांची, यूनीब, अर्पित, नोहा, सबीहा, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ए लॉट ऑफ थैंक्स लिखिए। अभी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अभी आएगा टॉपिक, एक दफा और आएगा, अभी घबराइएगा नहीं। ये सांची क्यों नहीं बोलती हैं, भाग गई क्या? ये तो पहले बहुत, ये तो बहुत बोल, क्यों कम बोलने लगी हैं? दवा सर एक बार खाइए। पीछे वाली स्लाइड दिखा दोगे? ओके ओके देखिए, हाँ ये देख लीजिए। सर लिखिए। हाँ लिख लिया। Yes, sir. चलिए अब टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ enthalpy of formation, सॉरी enthalpy of reaction। इसमें देखिए 4-5 इंथाल्पी आपको पढ़नी है, पहले 2-3 इंथाल्पी पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन पहला है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लोग डेल्टा एफ इंथाल्पी इससे डिनोट करेंगे, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. चलिए मेरे साथ साथ लिखिए डिफिनेशन, फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। लिखिए मेरे साथ साथ, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole is the important sentence, 1 mole of compound या कोई भी substance is formed from its constituent element in their reference state। अब reference state क्या है उसको मैं बताऊंगा। बस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो हम एग्जांपल देंगे कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन, नाम से भी साबित है। रेफरेंस स्टेट क्या है वो भी मैं बात करूंगा। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड या सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट।
लिख लिया, बोलिए। Yes, sir. देखिए रेफरेंस स्टेट का मतलब होता है, मेरे साथ साथ लिखिए, रेफरेंस स्टेट इज द मोस्ट stable state of an element at 1 bar and 25 डिग्री सेल्सियस। तो रेफरेंस स्टेट का मतलब ये होता है स्टेबल स्टेट लेना, थर्म। और याद रखिएगा, if enthalpy of formation is calculated at 1 bar and 25 degree Celsius is called standard enthalpy of formation. इसको हम पूरी केमिस्ट्री इस चैप्टर में उस पर नोट लगा के लिखेंगे तो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझाते हैं। तो वन मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द रेफरेंस स्टेट। तो आपको रेफरेंस स्टेट और स्टेबल स्टेट आना चाहिए। जैसे कार्बन का स्टेबल स्टेट थर्मोडायनेमिक्स में ग्रेफाइट है, ये आपको आना चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बना, वो तो हम लोग लिख देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सी ग्रेफाइट लिखना है, सी डायमंड गलत। आपको इस पर ऑब्जेक्टिव सब यही सब देगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब देखिए, फॉर एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज 0। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में 0 लेनी है। अब मैं आपको वो डेटा बताता हूं कौन कौन। फॉर एलिमेंट 0 इन देयर रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट का मतलब स्टेबल स्टेट इन देयर रेफरेंस स्टेट। अब हम आपको लिस्ट बना के समझाते हैं। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे पहला, और से सुनिएगा, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में पाया जाएगा गैसियस, ये इसका स्टेबल स्टेट हुआ। ऑक्सीजन है तो O2 गैसियस फॉर्म में। नाइट्रोजन है, अभी लिखना नहीं है, N2 गैसियस फॉर्म में। रुक जाइए। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन F2 फॉर्म में गैसियस। फ्लोरीन Cl2 गैसियस। और देखिए, ये तमाम एलिमेंट का जब भी लिखा रहे तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन न्यूमेरिकल में 0 लेंगे। जैसे डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस न्यूमेरिकल में 0 लिख लेंगे। अब रुक जाइए, आपको कोई पूछेगा ब्रोमीन का स्टेबल स्टेट, ये हमको याद नहीं रहता है। Br2 तो पाया जाएगा, आपको लिक्विड फॉर्म लिखना है। यही सब हमारे आयोडीन तो हम जानते हैं I2 फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन आपको सॉलिड फॉर्म लिखना है। अगर गैस लिख दिया तो फिर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। समझा? ये सब जानना है। कार्बन है तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट जो है सॉलिड और ग्रेफाइट, डायमंड नहीं। सल्फर है तो सल्फर का मोस्ट स्टेबल स्टेट सॉलिड तो है ही है, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक। फास्फोरस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक। ऐसे पूछा जाए तो ब्लैक फास्फोरस इज स्टेबल, लेकिन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जो होता है S8 होता है, यहाँ P4 सॉलिड, और इसका व्हाइट फॉर्म, व्हाइट फास्फोरस। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल के लिए ये भी चेक करेंगे कि वो नेचर में उसकी एग्जिस्टेंस
जो नेचर में है ही नहीं, वो रिएक्शन में क्या पार्ट लेगा। तो दैट द रीजन हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबल में हम अकरिंग को भी देखते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते। मेटल जो होगा, मर्क्यूरी को छोड़कर मेटल का स्टेबल स्टेट सॉलिड, इन सब केसेस में अगर पूछा जाए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम 0 ही लेंगे। जैसे अगर आपको कोई पूछे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Br2 लिक्विड 0, लेकिन अगर पूछे HF Br2 गैस तो नॉट 0, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो न्यूमेरिकल में दे रहे हैं। आया समझ में रेफरेंस और स्टेबल स्टेट? जल्दी बोलिए। मैंने जो Yes, sir. जो मशहूर एलिमेंट है, आप जैसे 1 मिनट आपको कोई कहेगा, गौर से सुनिए, आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मीनिंग दोबारा समझिए। आपको कहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइड, इस फॉर्म में लिखना है थर्मोडायनेमिक्स में। डायमंड लिखेंगे नहीं होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझा? तो प्लस O2 गैस, और याद रखिए यहां पर 1 मोल ही रखना है। अगर आपको कोई का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखें तो वाटर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो लिक्विड होता ही है। अब वाटर में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में। यहां पर हमेशा 1 मोल रखना है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 1 मोल ही रखना है। बैलेंस तो करना है, लेकिन प्रोडक्ट में कंपाउंड 2 मोल हो गया तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड लिखा रहेगा आपको। अगर आपको कोई कह दे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखें तो अमोनिया गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। आपको लिखना है N2 गैस, H2 गैस, 1 मोल रखना है, हाफ यहाँ 3/2, ये सब हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बताइए आया समझ में अच्छे से कि नहीं आया? जल्दी बताएं। Yes, sir. Raja. और लोगों को आया और बाकी किसी को नहीं आया? यस सर। Yes, sir. चलिए 1 मिनट, कहां से ये लिख लिया था आपने? Sir, Yes, ये लिख लिया था। चलिए, Sir, written. written, thank you. Everyone written? यस सर। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir.
जी सांची, यूनीब, हसन सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। लिख लिया? Sir, it is. गुड, एवरीवन रिटन, थैंक यू। अच्छा चलिए, अगर आपके से पूछा जाए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल लिखें, तो मेथेनॉल तो आप जानते हैं अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है। अब बताइए इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, जल्दी बताइए। कार्बन है, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो कार्बन किस फॉर्म में लेंगे, डायमंड की ग्रेफाइट, जल्दी बताइए। अरे कार्बन किस फॉर्म में लेंगे, ग्रेफाइट की डायमंड, जल्दी बताएं। Graphite. तो फिर तो Graphite. ऐसा ऐसा बोलने, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोलिए सर, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्वेश्चन मार्क, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? ग्रेफाइट इज अ स्टेबल फॉर्म, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। कॉन्फिडेंस नहीं है बेचारी को। सी ग्रेफाइट, सुना? Yes, sir. हाइड्रोजन H2 गैस, O2 गैस। अब हमें 1 मोल ही रखना है। 2s2 half O2। Did you understand everyone? Yes, देखिए sir. कोई, हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए constituent element in their reference state. Reference state is the most stable thermodynamically form of an element. आया समझ में, जल्दी बताइए। Yes, sir. Okay, a lot of thanks. A lot of thanks. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाएं। मान लीजिए अगर आपके पास N2 गैस है प्लस 3s2 गैस है, gives 2ns3 गैस है। और आपको दिया हुआ है डेल्टा H, जो दिया हुआ है आपको -92 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मुझे करके दिखाइए।
जी, this is correct answer. Delta H enthalpy of formation of ammonia is -46. देखिए मैंने अभी कहा था कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, चूंकि 2 मोल है। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? 1 मोल चाहिए कि नहीं? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं ये छोटा सा क्वेश्चन जानबूझ के पूछा कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, तो 2 मोल के लिए आया, तो 1 मोल के लिए हमें ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसलिए एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। 2 मोल के लिए है तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं कहलाएगा, कहलाने के लिए 1 मोल ही चाहिए। चलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब आइए, इस चैप्टर में मैं 3 रूल सिखाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए। रूल फर्स्ट, तो रूल ये है कि अगर न्यूमेरिकल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड products are given, then enthalpy of reaction is equal to sum of enthalpy of formation of product minus sum of enthalpy of formation of reactant. Done, sir. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. इसको थोड़ा समझते हैं एक न्यूमेरिकल के जरिए। समझा कि नहीं? मान लीजिए अगर आपके पास N2O4 गैस है, मेरे साथ साथ लिखिए 3CO गैस है, N2O गैस है, फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, CO2 gas, N2O4 and N2O gas are -110, 393, 9.7, 51 and 9.7 kilojoule per mole। आपसे क्वेश्चंस कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चलिए बताइए सारे लोग, मैं उसी पर क्वेश्चन दिया हूं, अगर आप करेंगे। N2O4, अच्छा नहीं, जो पहले वैल्यू था वही ली। एक मिनट रुक जाइए, N2O4 है ना आपके पास, तो पहले N2O4 है, यहीं पर 9 पॉइंट जो पहले था 9.7 लिखिए, इसको 81 बनाइए, सॉरी फॉर दैट, इसको 81 बनाइए, उल्टा कीजिए। N2O4 की वैल्यू है 9.7 और N2O की वैल्यू है 81। आप बताइए, लिख लिया क्वेश्चन में? लिख लिया सारे लोग? बताइए। Yes, sir. तो देखिए अब क्वेश्चन को हम 10 सेकंड पहले पढ़ेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने को करा, बताइए क्वेश्चन में तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. तो जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे, तो अभी आपने पढ़ा सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस चैप्टर में यही है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है बस।
टफ पार्ट थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ लिया, जो बच्चों को ज्यादा थोड़ा टिपिकल लगता है। N2O4 की इंथाल्पी आपको दी हुई है 9.6 है। प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में आपके पास है N2 का दिया हुआ 81 प्लस पहले प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो 3 है, तो 3 को हम 393 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ये हुआ आपका प्रोडक्ट का मामला, इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस अब रिएक्टेंट में N2O4 है तो 9.7 है, प्लस 3 इंटू -1 110 है, 0 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये आसान है कि नहीं, जल्दी बताइए। चैप्टर में यही सब करना ही है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, फॉर्मूला दिमाग में रखना है। बताइए किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए, क्वेश्चन तो अभी बहुत करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ये आपको एक कराया था आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मीनिंग क्या है। हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए ना। Yes. चलिए नेक्स्ट एंथैल्पी लिखिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब देखिए, तो आप जानते ही हैं, मेरे साथ साथ लिखिए। द एंथैल्पी चेंज व्हेन, इसमें भी वही बोलना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is completely burnt या reacted with oxygen। दूसरी बात, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर वो पॉजिटिव में दिया रहा है तो न्यूमेरिकल में नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप नहीं बता सकते किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव, लेकिन जब कोई भी चीज जलती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर न्यूमेरिकल में x दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो आपको न्यूमेरिकल में -x लेके सॉल्व करना है। और कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन।
Yes, sir. ये लिख लिया तो बताइएगा जल्दी से। बोलिए। Done, sir. अब आइए और से सुनिए। जैसे आपके पास मीथेन है, इंथैल्पी ऑफ, जैसे आपको कोई कहे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन आप लिख कर दिखाइए, तो बहुत ही आसान है। मीथेन का कंबशन आप O2 गैस से कराएंगे, और आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनता है। अगेन यहाँ पर जिस कंपाउंड का बर्न कराएंगे उसको 1 ही मोल रखना है, बाकी को आपको बैलेंस करना है। अब एक बात याद रखिए, कोई भी एलिमेंट है उसका कंबशन प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें 9th से ये रटा हुआ है कि कार्बन का कंबशन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट वाटर है, सल्फर का कंबशन प्रोडक्ट SO2 है, नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट बताइए सारे लोग। नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट बताइए। अब सब चुप हैं। अरे बोलिए ना। NO2. NO2, वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप, थैंक यू। और लोग बताएं नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट। हेलो, कोई नहीं बोल रहा है भाई। देखिए नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट आपको जान के हैरानी होगी, ये तो समझ में आ गया ऊपर का 3, ये तो आपको आता ही था, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन का N2 होता है, नाइट्रोजन NO2 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, केमिकल बॉन्ड केमिकली इनर्ट होता है। आपने पढ़ा 25 डिग्री सेल्सियस पर हम सब मेजर करते हैं। तो नाइट्रोजन का अगर मान लीजिए इसका कंबशन प्रोडक्ट लिखना हो तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए NH2CN सॉलिड प्लस O2 गैस,
का प्रोडक्ट बनाए, तो कुछ भी नहीं कीजिए। नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट N2, हाइड्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट H2O, कार्बन का नाइट्रोजन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस तरह आप बैलेंस करेंगे। आपको इसको हमें 1 मोल रखना है, N2 बैलेंस है, H2 1 2 ठीक है, और ऑक्सीजन 3 है तो 3/2। दिस इज द तरीका। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट N2 ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन O2 के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं करता। ये चीजें हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में पढ़ाया था कि जो गैसेस होती हैं N2O2 वो रूम टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव होती हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes. चलिए अच्छी बात है। अब आइए, हमें जो आपको पढ़ाना है वो ये लिख लिया आपने, ये लिख लीजिए। Sir, written. Written. अब देखिए रूल सेकंड। रूल सेकंड शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा। रूल सेकंड ये कहता है कि इफ enthalpy of combustion of each reactant and product are given, in the problem, then enthalpy of reaction निकालने का तरीका है sum of enthalpy of combustion of reactant, यहाँ reactant देना है, इसको मैं प्रूफ कर दूंगा बाद में। combustion ये प्रोडक्ट, अगर समान न्यूमेरिकल में combustion दिया हुआ है तो enthalpy of reaction निकालने का रूल सेकंड ये है। आया समझ में? जल्दी बताइए। अब इस पर मैं दो क्वेश्चन कराकर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ, लिख लीजिए पहले। Sir, लिख लिया.
ये लिखिए। लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Written. एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको देखिए कैसे करेंगे। आपको मालूम है कार्बन है, अपने से इक्वेशन लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बताइए कंबशन ये 1 मोल के लिए है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. अब कह रहा है कि इतने ग्राम को कितने, तो ग्राम है तो 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको हम 44 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो रिलीज एनर्जी कितनी थी, -393.5। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. 1 ग्राम में -393.5 बाय 44, इसीलिए 35.2 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करना है तो इतनी एनर्जी। तो आप इसको मोल को ग्राम में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो ये आपकी किलो जूल आएगी। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. गुड। अब दूसरे क्वेश्चंस पर आइए। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले अभी बेसिक क्वेश्चन सब करें। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. देखिए द एंथैल्पी ऑफ combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are -890.3 kilojoule per mole, -393.5 kilojoule per mole, and -286 kilojoule per mole. The enthalpy of formation of methane is -74.8 kilojoule per mole, -52.27 kilojoule per mole, प्लस 74.8 किलोजूल पर मोल, डी है -74.8 किलोजूल पर मोल। पहले आप लिखिए, 10 सेकंड पढ़िए, फिर मैं करता हूँ आपको।
लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो आप देखें, इस क्वेश्चंस करने के दो तरीके हैं। मेथड फर्स्ट जो सबसे आसान है, मेथड फर्स्ट ये है कि जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसके इंफॉर्मेशन, मीथेन का कंबशन कह रहा है तो मीथेन के कंबशन की इक्वेशंस लिखेंगे, CO2 गैस प्लस H2। यहां पर आपको 2O2 है तो 2H2O होगा। ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट का कंबशन O2 गैस है, CO2 गैस होगा। उसके बाद H2 है प्लस O2 गैस है, H2O लिक्विड होगा। हाफ O2। उसके बाद हमको ये कह रहा है रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो फॉर्मेशन का मतलब होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन स्टेबल स्टेट, तो सॉलिड का मतलब वही ग्रेफाइट है, ना भी लिखा जाए तो आप समझेंगे। तो हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन लाना है, बताइए। लिख लिया, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। Yes, sir. अब आइए, हमें इस इक्वेशन को देखना पड़े। कार्बन किस इक्वेशन में है, जल्दी बताइए। कार्बन किस इक्वेशन में है 1 2 3 में? Second. सेकेंड, तो सेकंड ले लिया। अच्छा सॉरी, ये तो गलत लिख दिया ना, यहाँ H2 ना आएगा, सॉरी। हाँ, अरे बोलिए ना, H2 तो आएगा। Yes, sir. हाँ, अब बताइए हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? Third. Sir, Third. third equation, sir. थर्ड से आएगा, और थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना? यहाँ एक ही है, यहाँ 2 मोल चाहिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अरे और लोग बोले ना यस सर। आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? हाँ, आप Yes, सुने। sir. हाँ, ना भी समझ में आए बोलना है यस सर। यहाँ देखो, मीथेन कहाँ आया? प्रोडक्ट में है। मीथेन किस इक्वेशन में आएगा? फर्स्ट में। Yes. तो अब देखिए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट अपोजिट साइड है, तो इसलिए कर देंगे यहाँ पर -1। आया समझ में? हेलो एवरीवन। देखिए, कार्बन सेम साइड H2 सेम साइड, यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट में चाहे, तो इसका मतलब हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन में लिखेंगे -1 लिखेंगे। आया समझ में? अब कोई बोल ही नहीं रहा यार, कितने बच्चे। अरे बोलिए, ये Yes, इक्वेशन, sir. ये वही Yes, इक्वेशन sir. है जो आप 9th 10th में मैथ में पढ़ा है भाई। अच्छा, कोई कहेगा सर ये इक्वेशन में तो O2 है, यहाँ O2 नहीं है। अरे तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो O2 पूरा कैंसिल हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ ऑक्सीजन को देखते हैं 2,
तो 2 में ऑक्सीजन है कहीं पर? हाँ है, O2 है, ठीक। 2 into 3, देखो 2 into 3, देखो 2 into 1/2 O2 ही बचेगा। माइनस थर्ड, तो माइनस करोगे, बताओ O2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो तुमको आपको यही देखना है, कार्बन कहां से मिलेगा? सेकंड से, सेकंड लिख लिया, प्लस H2 कहां से मिलेगा? थर्ड से, थर्ड इंटू 2 कर लिया। मीथेन कहां से मिलेगा? 1 से, लेकिन अपोजिट साइड में, तो -1 कर दिया। तो बस डेल्टा H की वैल्यू पुट कर दीजिए। सेकंड की वैल्यू कितनी है? -393, -393, 2 इंटू थर्ड 286, 3.5, और माइनस -890 पॉइंट, कितना था? 890.3। तो बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन, दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे। आया? Yes, sir. और लोगों को नहीं आया? ये सबिहा क्यों नहीं बोल रही है? सांची, यूनीब, Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, इसी को हम बगैर इक्वेशन लिखे हुए कैसे करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? किसी को कोई डाउट?